अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। दिलचस्प और हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से, अफगानिस्तान अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से, भारत का भी हम नज़र रखे हुए हैं। और साथ मुझे ये इल्म है कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट भी बहुत मग़मूम है। मुसलसल दूसरी बार एशिया कप में भारत के हाथों शिकस्त हुई है। इस शिकस्त का पोस्टमार्टम भी करेंगे थोड़ा जेन्युइनली कि ये हकीकत हाल है क्या क्रिकेट का बड़ा गर्क कैसे हो चुका, जनाजा है क्रिकेट का जो धूम से निकल रहा है, और वजूहात क्या हैं उनका जायज़ा भी तफसील से लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इस बीच में जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दिफाई मुआहिदा हुआ, तो अब खबर यह आई है कि 29 सितंबर को जो पार्लियामान का इजलास होने जा रहा है उसमें इस मुआहिदे के ऊपर ईवान को एतमाद में लिया जाएगा। ये PTI के रहनुमाओं की भी ख्वाहिश और मुतालबा था। तो अब इस सिलसिले में प्रोसीडिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर बैरून मुल्क दौरे पर हैं, अमरीका जा रहे हैं, UN का इजलास भी होने जा रहा है। इस बीच में हम देखते हैं कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप साहब उठते हैं और वो कहते हैं कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए और ये हमने बनाई थी, और फ़ौरन से पहले बगराम एयरबेस हमारे हवाले कर दीजिए वरना जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। इसका रद्दअमल भी आ गया अफगान हुकूमत की जानिब से। उनके ज़िम्मेदारान ने बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट दी और कहा कि जी 1 इंच क्या, एक ज़रा भी मिट्टी का हम किसी और मुल्क को नहीं दे सकते। बगराम एयरबेस तो बहुत दूर की बात है, और रहेगी बात जंग की तो 20 साल जंग लड़ लेंगे। तो ये बगराम एयरबेस की हवालगी का मुतालबा अचानक क्यों डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसके पीछे मकासद क्या हैं, सर्वेलेंस या कुछ और, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की जो मामला है उसमें हम देख रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पुर्तगाल, ये तमाम ममालिक फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं। अमरीका क्यों नहीं कर पा रहा, और क्या ये ममालिक जब फ़लस्तीन को तस्लीम करें तो इससे इसराइल पर दबाव बढ़ेगा या नहीं, और जो पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा है उसको लेकर के क्या दीगर मशरक़ वस्ता के ममालिक भी इसमें शामिल होंगे या नहीं, खत्ते पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। सिफारिशकार इंतहाई सीजन डिप्लोमेट रहे पाकिस्तान की जानिब से, अभी भी दुनिया भर के मामला तक गहरी नज़र रखते हैं, जनाब अब्दुल बासित साहब। उनसे तफसील से आज बात करते हैं। बस अब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये सबसे पहले सबसे ताज़ा खबर से ही बात शुरू कर लेते हैं। ये व्हाट वेंट रॉन्ग विद डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो तो कहते हैं जी आई वांट इट राइट अवे, फ़ौरन चाहिए मुझे बगराम एयरबेस, हमने ये बनाई। हालांकि 1950 में बनी, फिर 80 में सोवियत यूनियन के पास रही, इनका भी वहाँ क़याम रहा। ये अचानक उन्हें सर इसकी क्या सूझी है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये डिमांड की अपने प्रेसर में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर के साथ, तो उसमें जो उन्होंने वजह बताई वो तो चीन के हवाले से बात की। लेकिन मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि गो के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो दोहा एकॉर्ड्स किए तालिबान के साथ 29 फरवरी 2020 को, यहाँ से फिर 2021 को अमरीकी फौजें निकल भी गई। लेकिन ये इलाका बहैसियत मजमूई अमेरिका के लिए बड़ा अहम है, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान फॉर दैट मैटर। तो यहाँ से फौजों की विड्रॉल तो हो गई, लेकिन उनके जो मफादात हैं अमेरिका के, वो किसी न किसी तौर यहाँ पे उनकी इंगेजमेंट उनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। चूँकि रशिया का नियर अब्रॉड भी है, चीन के साथ भी अफगानिस्तान की सरहद लगती है बखान स्ट्रिप की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत सुपर पावर जो इस वक्त एक राइजिंग पावर है, चाइना, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो मुझे लगता है कि शायद उनको रिविजिट किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी सिचुएशन को, और वो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं। ये तो नामुमकिन है कि उनको बगराम बेस मिल जाए, जिसने आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, और तालिबान ने रिएक्ट भी कर लिया है। लेकिन शायद ये एक शुरुआत हो तालिबान के साथ इंगेज करने का, और अपने किसी न किसी तौर वापस आने का, इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने का। तो इस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन बगराम बेस का तालिबान का अमेरिका को वापस देना, ये तो मुझे भी नामुमकिनात में से लगता है, गिवन के जो तालिबान की आइडियोलॉजी है, जिस किस्म की वो बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वापस मिलने वाला है एयरबेस। तो बासित साहब, ये उनके बयानात से भी नज़र आ रहा है, आपके तज्जिया भी कुछ ऐसा ही है, और वो तो कहते हैं एक ज़रा भी हम मिट्टी का नहीं देंगे, और दोहा अकॉर्ड का बार बार वो हवाला देते हैं जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उसमें तो लिखा हुआ था कि जो आज़ादी है इस रियासत की, इलाकाई सालमियत है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना ये ज़मीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, ना हम इसे देंगे किसी को। बड़ी तफसील से उसमें जिक्र है कि कब एवैक्यूएशन होगी ट्रूप्स की, कैसे होगा, और 5 बेसिस कैसे वापस करनी है। तो वो तो सब कुछ एग्रीमेंट करके फिर अमेरिका यहाँ से गया, अब अचानक उन्हें इसकी दोबारा याद आ रही है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये भी क्या इम्कानात हैं, जैसे कि मैं अमीर मुत्तकी को सुन रहा था
कि अगर इसके लिए हमें 20 साल मजीद जंग लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे। तो अगर ये नहीं देते आपने जी हमारे लिए तशवीश की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस जिस तरीके से सदर बाइडन ने या अमेरिका ने उनके होते हुए विड्रॉ किया, वो बड़ा हैफेजर्ड तरीके से हुआ। और बहुत सा वो जो है वेपनरी भी छोड़ गए पीछे। $6 बिलियन की कहते हैं, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की चीजें, जैसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से लेके क्या कुछ नहीं रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए, और फिर अफगानिस्तान के एसेट्स भी फ्रीज किए हुए हैं मगरबी दुनिया ने, तकरीबन $6-7 बिलियन के वो भी हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है उनको सामने रखते हुए कतईयत के साथ तो कुछ सच्ची बातें नहीं कहा जा सकता सही कि कितनी दिलचस्पी रखते हैं इस सारे मामले में, क्या प्रेशर बिल्ड करने के लिए है, और प्रेशर किस लिए बिल्ड करने के लिए है। उसके फिर उसके साथ बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। तो मैं बहरहाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हमें थोड़ा बहुत, हमें इस बारे में ज़रूर फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका का प्लान यही है कि कोई रेजिस्टेंस फोर्स जो है, द नेशनल रेजिस्टेंस, उसको दोबारा किया जाए, इक्विप किया जाए और एक सिविल वॉर शुरू की जाए तालिबान को प्रेशर में डालने के लिए, तो हमारे लिए सिर्फ ये एक परेशानी की बात हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि अफगानिस्तान में दोबारा अगर इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो कांग्रेस ने 2026 का दिफाई बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा गया है कि आप जो अपोजिशन है अफगानिस्तान में उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर करें। तो हमारे लिए ये एक बात हो सकती है, कंसर्न हमारे लिए हो सकता है कि अफगानिस्तान में दोबारा वो सूरत हाल पैदा ना हो। वो कि तालिबान भी ज़्यादा हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहे जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल हम उनसे बातचीत तो कर रहे हैं, एक ट्रायलैटरल प्रोसेस भी शुरू हो चुका है चीन के साथ मिलकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान इवेंचुअली हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसमें कुछ कंसर्न शो करेंगे और कुछ वाकई अमल दरामद करेंगे। बासित साहब, ये बड़ी अहम बात है, जैसे माजी में भी हुआ। अगर अब अफगान गवर्नमेंट जो इमारत इस्लामिया ना करती है और अमेरिका ज़बरदस्ती इन्वेजन करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के एयर कॉरिडोर या पाकिस्तान की बेसिस, इसका मुतालबा भी हो सकता है, इसकी इजाज़त भी मांगी जा सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अभी ताज़ा बेहतर हुए हैं, तो ये दबाव भी क्या आ सकता है, इसके इम्कानात हैं? मैं नहीं देख रहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में एपिटाइट है कि इस तरफ जाया जाए, अपने आप को वॉर में धकेला जाए। मैं कम से कम नहीं देख रहा। अगर गुफ्तो शनीद से मिल जाता है, मुझे उस पर भी थोड़ा बहुत मेरे रिजर्वेशंस हैं कि किस हद तक अमेरिका रियली दिलचस्पी रखता है बगराम एयर बेस को लेने में। वो तो देखिए ना, साउथ कोरिया और जापान जैसे ममालिक में भी तंग आए हुए हैं कि वहां पे उनके ट्रुप्स हैं और वो वहां से भी निकलना चाहते हैं। तो मैं इसको कोई इस तरह नहीं देख रहा कि बहुत अमेरिका में बहुत ज्यादा कोई खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत दिलचस्पी रखते हैं बगराम में। ये अलग बात है कि इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ हो अमेरिका में, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कम से कम तवक्को नहीं रखता, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्रम्प अपनी सदारत में किसी ऐसे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे जहां पे बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है सर आपका। आपकी ये राय बड़ी अहम इसलिए भी है कि अगले ही रोज़ मैं अमरीकी तज्जिया निगार माइकल कुगलमैन उनके ट्वीट्स देख रहा था। उनको भी समहाउ ये लगता है कि पिछले हफ्ते इनके कुछ अहम लोग आए थे स्टेट डिपार्टमेंट के, अमरीकी इंतज़ामिया के, ट्रम्प के कैनवाय हैं जो हॉस्टेजेस के मामलात को देखते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ अफराद की हवालगी चाह रहे हैं और वो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो कुगलमैन की राय ये है कि ऐन मुमकिन है कि मतलूबा अफराद की बर वक्त हवालगी को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि मुज़ाकरात उस तरह से कामयाब नहीं हुए, तो ये ट्रंप सरकार का नया पैंतरा हो कि दबाव बढ़ाया जाए बगराम के नाम पर, और ताकि वो बंदे तो हवाले हों। पॉसिबल है, लेकिन तालिबान ने इस साल के शुरू में एक अमरीकी जो हॉस्टेज है वो तो वापस किए हैं, और 2 दिन पहले एक ब्रिटिश कपल को भी वापस किया है, बरतानिया को। तो वो मुज़ाकरात तो हो रहे। एडम बोलर जो हैं स्पेशल इनवॉय, वो अफगानिस्तान ही में थे पिछले दिनों,
मुमकिन है कि प्रेशर टैक्टिक्स हों, लेकिन जिस तरह मैं कम से कम नहीं देख रहा कि अमेरिका एक्टिवली या फिजिकली उसकी प्रेजेंस मैं कम से कम बगराम एयरबेस में नहीं देख रहे। अच्छा अच्छा सर, इसी से जुड़ा एक और मामला भी है, और वो जो दोहा अकॉर्ड का बार बार तालिबान अब अपने दिफा में उसको जिक्र कर रहे हैं, उसकी शिक नंबर 1 और 4 को, कि सालमियत जो होगी और फिर किसी के ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर उनको अपनी सालमियत या टेरिटरी की जो सालमियत है वो उनके जहन में है इस माहदे के तहत, तो उन्हीं की सरजमीन पाकिस्तान के लिए भी तो इस्तेमाल होती है। वहाँ पे सेफ हेवन्स हैं, 60 से ज़्यादा हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं ये। तो ये तालिबान को अपने लिए तो याद आ रहा है दोहा अकॉर्ड, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं याद आ रहा? हाँ, ये डुप्लिसिटी तो तालिबान की यकीनन है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक प्रोसेस हमने शुरू किया है चाइना के साथ मिलकर। चाइना के भी डेफिनेटली कंसर्न्स हैं ETIM के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे भी कंसर्न्स हैं, और कुछ हमारी टेंशन भी रही है। बॉर्डर पे हमने कुछ एक्शन भी लिए हैं, कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तालिबान को इस बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान, जिसने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, हमने भी बहुत सफ़र किया है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो होपफुली चाइना को कुछ इन्फ्लुएंस होगा तो इन मामला कुछ ठीक हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन बहरहाल ये एक बोन ऑफ कंटेंशन तो है, एक सोर्स ऑफ टेंशन तो है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बड़ा आम फहम सा नुक्ता लोग ज़ेरे बहस लेके आते हैं, ज़ाहिर बात है बारीकियां तो आप बेहतर समझते हैं, कि जी अगर तालिबान को इस सरकार को चूज़ करना पड़े बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो किसके साथ वो खड़े होंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए, इस वक्त तो चाइना के साथ उनकी एक एंगेजमेंट है, और चाइना कोशिश भी कर रहा है कि BRI वगैरह और CPEC को भी एक्सटेंड किया जाए। तो मेरे ख्याल में चाइना उनके लिए एक बेहतर पार्टनर होगा। लेकिन सफारतकारी में ऑब्वियसली दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं सब की तरफ। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की जानिब भी कोई ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे इधर और की बात होगी। तालिबान स्मार्ट लोग हैं, और मेरे ख्याल में जहाँ वो चाइना के साथ अपनी इंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, वो जो है दरवाजे बहरहाल या खिड़की कम अज़ कम ज़रूर खुली रखेंगे अमेरिका के लिए भी। सर, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ, उस तनाजुर में भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ मैं कि उस मुआहदे के बाद क्या सऊदी अरब का रसूख अफगान गवर्नमेंट के ऊपर होगा, जो हमारी शिकायत हैं दहशत गर्दी को लेकर के? सऊदी अरब ने बदकिस्मती के साथ अपने आप को डिसंगेज कर दिया है तालिबान के साथ। अच्छा। अब उसकी जो भी वजूहात हैं वो तो एक तारीखी पस मंज़र भी है। लेकिन उनका अब इतना असर रसूख तालिबान के साथ नहीं है, उनके ऊपर नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत असर रसूख है वो कतर का है। कतर ही सारा फैसिलिटेट करता रहा, और उसको दोहा में इजाज़त भी दी कि अपना पॉलिटिकल ऑफिस ही वहाँ खोलें। तो कतर बहरहाल एक ऐसा मुल्क है जिसका असर रसूख है, लेकिन मैं सऊदी अरब का वो असर रसूख नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान सऊदी अरब के जंगी मुआहदे, दिफाई मुआहदे की बात है, उसका इससे हमारा तालिबान का कोई, मैं बराह रास्त कोई उसका लिंक नहीं देख रहा। मीडिया की स्टेटमेंट आई थी कि हमें इस पर स्टडी करना है फर्दर। कोई रिएक्शन उस तरह से ऐसा चाहे नहीं, और ना मैंने मीडिया देखा, वहाँ भी कोई खामोशी थी। उससे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ माहिरीन ज़रूर बोल रहे थे। अमेरिका से भी अभी ऐसा सच कोई वाजे कोई तबसरा इस पर आया नहीं है। इसको क्या समझा जाए सर? देखिए, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है और अमेरिका का, ऑब्वियस बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने भी कोई रिएक्शन नहीं देखा सरकारी सतह पे। और उसकी वजह शायद यही है कि अमेरिका इसराइल ने डेफिनेटली अमेरिका के साथ किसी न किसी लेवल पे बात की होगी इससे मुतालिक। और चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और उनकी शायद मुलाकात भी मुतवक्के है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो शायद उस तक मामलात रखे हुए हैं कि वहाँ पे कोई एक्शन होगी, कुछ बताएंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि किसी ने भी, हमने भी नहीं देखा और कि एग्रीमेंट में है क्या। और जो एक शिक है वो अलबत्ता बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर चीज़ों को आप देखें तो उससे फिर उसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका भी इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि हाईएस्ट लेवल पे उनको बताया जाए कि क्या एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या। और चूंकि फील्ड मार्शल नासिर मुनीर भी अमेरिका में होंगे,
तो उसके बाद ही शायद सही मानों में हमें कोई रिएक्शन मिले। आई एम श्योर कि इसराइल ने प्रेशर बिल्ड किया होगा ट्रम्प पे कि इस सूरत हाल को जरा वाज़ेह करें कि एक्चुअली ये है क्या और इसका मतलब क्या है, हाउ टू इंटरप्रेट इट, और किस हद तक बासब मामला जा सकते हैं। हाउ लाइकली इट इज़ कि पाक सऊदी पैक्ट के बाद, एग्रीमेंट के बाद, बाकी जो मिडल ईस्ट की नेशंस हैं, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत वगैरह, ये भी रुजू करें इस सिलसिले में, या ये कोई एक ऐसा बड़ा लार्जर स्केल का एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन दीज नेशंस? आई एम नॉट सीइंग दैट, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अच्छा। पहला जो काम करना है पाकिस्तान सऊदी अरब ने, वो जो अरेंजमेंट्स हैं ना, वो ये जो फाइन डिटेल्स हैं, अभी उस पे काम होना है। असल देखिए बात ये है कि डिटरेंस इस्टेब्लिश करना है जी। कि कोई मुल्क किसी किस्म का एग्रेशन ना हो सऊदी अरब पे या पाकिस्तान पे। हमने तो अपना डिटरेंस बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड है हमारा, और किसी की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं हो सकती कि पाकिस्तान पे दोबारा हमला करे। ठीक है, भारत ये कोशिश दोबारा कर सकता है। उन्होंने न्यूक्लियर जो इन्वायरमेंट के अंदर रहकर जो अपना एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाया, उसके तहत उन्हें एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की है। लेकिन हमने भी एक न्यू नॉर्मल बना लिया है कि जब भी भारत से कोई हमला होगा तो हम उसका जबरदस्त जवाब देंगे। लेकिन जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, ऑब्वियसली अब ये चीजें जो हैं तफसीलात की हैं कि किन मानों में ये डिटरेंस एस्टैब्लिश होगा, किस तरह उसको कंसोलिडेट किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में मैं नहीं देखा कम अज कम कि बाकी ममालिक को भी शामिल किया जाएगा, जब तक कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो किसी तौर बिल्कुल वाजे नहीं हो जाती, या जो जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जब तक उन पे कुछ एग्रीमेंट सही नहीं हो जाता, किस तरह हमने एक्सिक्यूट करना है आप इस दिफाई एग्रीमेंट को, उस वक्त तक दूसरे ममालिक को शामिल करना बजाते खुद ही मेरे मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा इस स्टेज पे। ठीक। ये जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बरतानिया सब अब फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उसे तस्लीम कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिनलैंड और न्यूजीलैंड आर द नेक्स्ट, वो भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ सिर्फ भारत ही बाकी बच जाता है, अपना अमेरिका वाहिद बाकी बच जाती है रियासत जिसने कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। लेकिन नेतन्याहू जवाब में कह रहे हैं कि जी ये एक दहशतगर्द रियासत को मुसल्लत करने की ताज़ा कोशिश जो हो रही है, अमेरिका से वापसी पर इसका जवाब दूंगा। ये सिनेरियो क्या आप कैसे आप इसको देखते हैं? ये क्या बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें थक गई हैं, आजिज़ आ गई हैं पीस प्रोसेस में नाकामी के बाद, ये जुल्म और सितम के बाद, और अब उनका ज़मीर जाग रहा है? क्या इम्पैक्ट होगा सर इसका इसराइल के ऊपर? ज़मीर पता नहीं जागता है कि नहीं, लेकिन भारत मगरबी दुनिया में जिस तरीके से सिविल सोसाइटीज़ ने काम किया है वो अलबत्ता रिमार्केबल रहा, और उसी प्रेशर की वजह से हम देख रहे हैं कि जो मगरबी ममालिक माजी में इसराइल के साथ खड़े नजर आए हमें, वो अब फ़लस्तीनी रियासत को भी तस्लीम कर रहे हैं। दुनिया ऑब्वियसली वॉलेटाइल हो गई है, तब्दीलियां बेशुमार आ रही हैं। अब 150 से जायद ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम तो कर लिया, ये मॉरल विक्ट्री तो है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या उस पे क्या कुछ नताइज निकल सकते हैं? बिन नेतन्याहू और जो फार राइट की जो कोalition है इस वक्त, वो तो बहुत अपनी पोजीशन पे कायम है, और जब तक अमेरिका का प्रेशर बिल्ड नहीं होता, मैं नहीं समझता कि इसराइल को कोई परेशानी लाक हो सकती है सारे मामले में। ठीक। क्या अमेरिका वो प्रेशर बिल्ड कर सकता है? अब ये एक देखने की बात है। सबसे पहले तो देखिए ना, पहले तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो वेस्ट बैंक है वो एनेक्स न करे इसराइल, और वो मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत इसराइल को जो सेंसिटिविटीज़ हैं गल्फ कंट्रीज़ में उसको मद्देनज़र रखेगा, क्योंकि ट्रम्प की ये ख्वाहिश तो ज़रूर है कि अब्राहम एकॉर्ड्स को दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन इस मामला काफ़ी गंभीर है, और ट्रम्प को जहाँ देखिए ना, असल चीज़ तो गजा थी और यूक्रेन था, इन दोनों मामलात में नाकामी हुई। ट्रम्प साहब को वो कामयाबी नहीं मिली जो हम लोग भी उम्मीद जिसकी कर रहे थे, जिसका वो भी एक क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पे मैं फौरी तौर पे कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे उनको नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे लगता यही है कि ये एक मॉरल विक्ट्री ज़रूर है, लेकिन अभी इसराइल की जो कोalition गवर्नमेंट है, जो बिन नेतन्याहू है या जो स्मोट्रिच, जो बिन गवेर वगैरह लोग हैं, इनका जो ग्रेटर इसराइल का जो एक ज़ायनिस्ट एजेंडा है, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल
कोई हम जमीन पे या मारूजी हालात कोई तब्दील हो जाएंगे। बदकिस्मती है, जब तक मुसलमान दुनिया कुछ अपना मिल के कुछ एक्शन नहीं लेगी, ख़ास तौर पे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे और तुर्की वगैरह सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसराइल पे वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो सकता। ये बात आपने क्योंकि जब ठीक की। तक अभी ट्रंप जो पे रिसेंटली प्रेशर बासित साहब जो अरब इस्लामिक समिट भी हुआ उसको आप देख लें, उसका नतीजा क्या निकला। उसके बाद सिर्फ एक ही हाईलाइट है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ, लेकिन अनलाइक दिस एग्रीमेंट बाकी ममालिक की गैस की सप्लाई भी है, ट्रेड भी है और एक दूसरे को तस्लीम भी करते हैं। तो ये इस्लामी ममालिक तो ट्रेड तक या सिफारती लातकालकुई का ऐलान नहीं कर सके। ये तो बेबसी का आलम है। मजबूर हैं या कोई इकोनॉमिक तौर पर हिट हो सकते हैं। कतर के हमले के बाद कुछ तो बेर मिनिमम होना चाहिए था सर। कुछ ने बिल्कुल होना चाहिए था, बल्कि सफारती, देखिए मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी। उन्होंने यही कहा था अनवर इब्राहिम साहब ने कि आपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दीजिए, ट्रेड ख़त्म कर दीजिए, और उसके अलावा भी अगर आप देखिए आप अपनी एयर स्पेस बंद कर दीजिए इसराइल के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा इकदाम होगा। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में वो लगता नहीं है, और वो शायद अमेरिका की जानिब देख रहे हैं कि अमेरिका कुछ करे तो फिर बात बनेगी। और ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि अमेरिका के प्रेशर के बगैर इसराइल की हुकूमत से हम कोई तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन ट्रंप पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए बहरहाल मुसलमान दुनिया को कुछ ना कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे। और अगर कल परसों जो मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ मुसलमान ममालिक लीडरों के साथ, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि अपना जो केस है सही मानों में सामने रखेंगे। सर मुख्तसर जाने से पहले आज आपसे बड़ा तफसीली मुकालमा हो रहा है। आपने भी भारत में सिफारतकारी की है, राइवलरी तो हमारी हमेशा से थी, तल्ख ताल्लुकात भी थे, लेकिन इनकी क्रिकेट टीम जिस नहज पर पहुंच चुकी, जिस तरह से पोलिटिसाइज चीज़ों को कर रही है, ये तो आपके दौर में भी नहीं हुआ करता था। तब भी मैच तो खेल लेते थे, खिलाड़ी हाथ में ला लेते थे। ये क्या हुआ है? ये देखिए एक तासुब है और ऑब्वियसली एक एरोगेंस भी है, और इस एरोगेंस में कुछ भी हो सकता है। और मेरे ख्याल में अब चूंकि बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, अब भारत का मामला ये है कि वहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बिहार में इलेक्शंस हैं, तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी साहब, वो बड़ा दिखाना चाहते हैं कि बड़े स्ट्रांग लीडर हैं और पाकिस्तान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो एक बिहार का इलेक्शन मेरे ख्याल में इस वक्त है। लेकिन बहरहाल स्पोर्ट्स भी देखिए, कुछ चीज़ भी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और जब नफरतें इतनी ज़्यादा हों, और ख़ास तौर पे भारत की जानिब से जो कुछ एक मिजाज इस वक्त बना हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये सारी वो भी एक रिएक्शन भी है, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए बाज़ औक़ात ये चीज़ें की जाती हैं। तो मैं तो तवक्को रखता हूँ इन तमाम चीज़ों की, हिंदुत्व जो माइंड सेट है उससे इट कैन बी मोर वर्स्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू सर। ये तो मजीद इसकी इंतहा हो सकती है। बहरहाल जी, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल बासित साहब शरीक गुफ्तगू थे। क्योंकि हमने क्रिकेट का जिक्र किया तो अगला मौजू मेरा वही है, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ था। वेलकम बैक। क्रिकेट का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। एक बार फिर कौम मगमूम है। कल उम्मीद थी कि शायद जीत जाएं, लेकिन हार गए, वन साइडेड। तो अब इसके ऊपर इंडियन रिएक्शन जो है, पाकिस्तानी टीम जो तनाज़ात के शिकार हो रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने एक बार फिर ज़हमत दी है क्रिकेट की दुनिया के बेताज तजिया निगार जनाब इकबाल बिर मिर्ज़ा साहब को। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। सर जी देखिए, मैं देख रहा था कि 15 मैचेस जो हालिया हुए भारत के साथ, अक्सर वही जीते। आखिरी 4 जो T20 हमारे हुए इंडिया के साथ 4-0 था। आखिरी 7 जो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-0, इंग्लैंड के खिलाफ 5-0, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0, न्यूजीलैंड के साथ 4-1। वहाँ एक मैच हम जीतने में कामयाब हुए। सूर्या कुमार यादव ने ये जो बात कही कि अब ये राइवलरी रही ही नहीं, ये वन साइडेड मैचेस हैं, ये एक तल्ख हकीकत है, हम मान क्यों नहीं लेते? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। वाकई में तल्ख हकीकत है। वो पाकिस्तानी जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 में, उसके फाइनल में, दूसरा T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीती, तीसरा T20 वर्ल्ड कप 2010 में सेमीफाइनल में, चौथे T20 वर्ल्ड कप 2012 के सेमीफाइनल में, फिर 16 में नहीं हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो था 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और फिर 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। और वो टीम 3 बरस में कहां से कहां जाकर खड़ी हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? पाकिस्तान क्रिकेट जो है तबाही के दहाने पर
गई है। हम एसोसिएट ममालिक से जीतकर खुशी के शादियाने बजाते हैं, पैगामात मिलते हैं वजीर आजम की जानिब से, पीसीबी के चेयरमैन की जानिब से कि बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो बताया जामी साहब, अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता मैचेस जो खेले हैं, अगर आप उन मैचेस को देखें जो 23 मैचेस, बल्कि 21 और 2 भारत के खिलाफ 23 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं, उनमें से कितने मैच जीते? 3 मैच जीते पाकिस्तान ने, जो तो उन टीमों के खिलाफ जो टॉप की टीमें जैसे भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। हम किनको हरा के खुश होते हैं? बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज को या फिर अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी बंद गली में आ गई है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, और वाकई में अब पाकिस्तान क्रिकेट में ऑपरेशन की, सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी होगी कैसे सर? इतने तजुर्बात तो हमने कर दिए, अब तो सलमान आगा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, साइम के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे शाहीन शाह अफरीदी वो वाला बॉलर दिखाई दे ही नहीं रहा जो किसी ज़माने में होता था। कल के मैच में आप देखिए, ना पेस थी, ना कोई स्विंग थी, ना कोई मुतबादल टैक्टिक्स थी, ना स्पिन थी, कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये टीम तो जानी ही अपनी बॉलिंग की वजह से जाती थी। कल पहले 10 ओवर्स देख लें जब इंडिया चेस कर रहा था, इट वाज जस्ट लाइक कि कोई मोहल्ले की टीम के साथ मैच हो रहा हो। कहाँ गया टैलेंट? टैलेंट जो है वो अब छुप गया है, और ये लोग कहते हैं कि बड़ी टैलेंटेड टीम है। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करूंगा अजमल जामी साहब के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक क्लब लेवल की टीम बन लग रही थी कि ना कोई बॉलिंग है, ना बैटिंग है, फील्डिंग में आपसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। एक अजीबो गरीब सूरत हाल थी पाकिस्तान की, और ऐसी पाकिस्तान की सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी कि अभिषेक शर्मा ने जो धुनाई की है पाकिस्तानी बॉलर्स की, आपके पास कोई जवाब नहीं था। एक जमाना था आप कहते थे कि हमारा पेस अटैक दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। नसीम शाह जब पाकिस्तानी टीम से बाहर होते हैं, प्राइवेट लीग्स खेलते हैं, वहां विकेटें लेते हैं, पाकिस्तानी टीम में आते हैं, उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब आप देखें शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की जामी साहब, शाहीन शाह अफरीदी मुझे फुल्ली फिट नजर नहीं आ रहे। और फिर जो एक कप्तानी की म्यूजिकल चेयर गेम जो शुरू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इससे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंच रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को नकवी साहब ने हटाया, उनको हटाकर बाबर आजम को बनाया, बाबर आजम को हटाकर रिजवान को बनाया, रिजवान गए, सलमान अली आगा गए। कहां इतनी मुतवातिर 1.5 साल में इतने कप्तान तब्दील होते हैं? मैं तो हैरान हूं। पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी खाई में चली गई है कि जहां से निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन टैलेंट, आप टैलेंट की बात करें, टैलेंट तो है ही नहीं। ये लोग पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो आदमी जिसका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट था, वो आपका जीएम डोमेस्टिक बना हुआ है, जिसकी खुद बॉलिंग एक्शन पर एतराज था। तो अब क्या बताएं आपसे, क्या क्या दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, अब क्या क्या बताएं आप? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जी कल साहबजादा फरहान के पे बड़ा एतराज हुआ जो उन्होंने बैट उठाया और हारिस रऊफ ने जो जहाज नीचे गिराया। लेकिन ये मिर्जा साहब, आपने क्रिकेट बहुत देखी है, ये तो ऐसा तो इंडियन प्लेयर्स भी किया करते थे अक्सर। महेंद्र सिंह धोनी का भी एक पोज मुझे याद है, 50 सेंचुरी मारी तो बल्ला ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कि वो बंदूक हो। तो ये उन्हें सिर्फ साहबजादा ही चुभ रहा है और हारिस रऊफ ही चुभ रहा है। ठीक है, हम हार गए। दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी ना। साहबजादा ने निस सेंचुरी बनाई, हारिस रऊफ ने 144 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की, तो ये दोनों चुभ रहे। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त पीसीबी वर्सेस आईसीसी और पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई हो चुका है जामी साहब कि अब आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी मेरे पास खबर आई कि कंप्लेंट लॉन्च की है कि फखर जमान को गलत आउट दिया अंपायर ने, जो उसका कैच था, और 2 ही एंगल से उसने देखा अंपायर ने, जबकि 26 कैमरे लगे हुए थे। तो अब इस तरह का जो टेंशन वाला, तनाव वाली जब सूरत हाल हो, तो फिर उसमें तो यही होता है। पाकिस्तान ने जवाब तो दिया, और फिर आपके वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तारीफ कर दी है हारिस रऊफ की कि उसने सही किया। मतलब ये खेल का मैदान है, इसको सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मेरी तो गुजारिश है, खेल को खेल नहीं, तारीफ बिल्कुल करें, तारीफ बिल्कुल करें, और लेकिन साथ ये भी एतराफ करें कि क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। वहां बात नहीं करते, वहां ना ख्वाजा साहब बोलेंगे ना और दीगर जिम्मेदारान बोलेंगे, वहां पर जलते हैं। ये तारीफ बिल्कुल करें, अच्छा किया उस बच्चे ने कुछ तो जवाब दिया ना जी, वहां ग्राउंड में मौजूद था, शायकीन तंग कर रहे होंगे, जवाब देना चाहिए था, और पेस गेंद भी कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कोई नहीं मानता कि 4 कप्तान बदले हैं।
शाहीन शाह अफरीदी के अलावा, हारिस रऊफ के अलावा बॉलर ही आपके पास नहीं है। कल हुसैन तलत किस मंतक के तहत खेल रहे थे, जो मिडिल ऑर्डर में 3 बल्लेबाज आए, अच्छे खासे टेम्पो का बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया। स्पिनर में क्या है जी मेरे पास इस टीम में? सर मुझे बताइए ना। वहां इंडियन ने कल अगर बुमराह को कुट पड़ी और या उनको दूसरे बॉलर को मार पड़ी, तो उन्होंने अपना मीडियम पेसर लगाया शिवम डुबे, उसने विकेटें ली सर। यही तो हमारे लिए बड़ा ये लम्हे फिक्रिया है अजमल जामी। आप देखेंगे पाकिस्तान ने हुसैन तलत जो बांग्लादेश में खेला था जुलाई में T20 इंटरनेशनल मैच, अगरचे वो क्रिकेट की बस के मुसाफिर के साथ की तरह सफर कर रहा है, वेस्ट इंडीज में उसने वनडे खेला, लेकिन जुलाई 2025 के बाद सितंबर में वो भारत के खिलाफ उसको मैच में उतार दिया। ट्राई नेशन का कोई मैच नहीं खिलाया, इस एशिया कप का कोई लीग मैच नहीं खिलाया। क्या मंतक थी, समझ में नहीं आती। कहते हैं ऑलराउंडर है, हम पेसर्स के साथ जाएंगे कि 4 पेसर्स होंगे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और हुसैन तलत, उससे एक गेम नहीं कराई गई। और मोहम्मद नवाज, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच कहते हैं माइक हसन, के इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनसे एक ओवर नहीं कराया गया। क्या कर क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। एक क्योस है, और इस क्योस में फिर एक आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी भेज दिया गया राहील साहब को। अच्छा। उन्होंने क्या मोटिवेट किया, बहुत सारी चीजें हैं। अगर राहील साहब कौन है सर? ये कोई माहिर नफ्सियात है? ये कोई इंटरनेशनली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं? क्या है ये? उनका पीसीबी ने तो पहले कहा था साइकोलॉजिस्ट, लेकिन फिर बाद में कहा कि जी वो टीम को जो है वो मोरल बूस्ट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर गए। अच्छा जी। अब मोटिवेट करने का वक्त भारत के खिलाफ मैच से पहले आया, इससे पहले क्यों नहीं सोचा था आपने? और जब भारत के खिलाफ खिलाड़ी खेलते हैं तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, उनमें एक जज्बा, एक जोश, एक मिर्जा साहब अगर 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 मोटिवेशन, अगर ऐसी ही मिर्जा साहब अगर ऐसी ही मोटिवेशन चाहिए तो वो तो मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हकायक भी आप बता सकते हैं, माजी के मैचेस का बायोडाटा भी बता सकते हैं, उर्दू जुबान इतनी शाइस्ता आपकी, हल्की फुल्की मौसीकी मैं भी बजा लूंगा, तो हम दोनों को भेज दें, हमसे बेहतर कौन मोटिवेशन कर सकता है सर? बस क्या करें, अब लोग सब कोई पोस्टमार्टम कर रहे हैं पाकिस्तान की शिकस्त पर। अब कल मैच है हमारा, हमें चाहिए श्रीलंका के खिलाफ जीते, लेकिन जो टीम गिरी हुई है हमारी वो कैसे उठेगी, टीम में क्या तब्दीली होगी, कप्तान की आपकी 11 रुकनी। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपके बाद। आप प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और सैफरान जनाब अबीर मुकाम साहब ने। उनको जहमत इसलिए दी कि ब्रेक से पहले आप देख रहे थे हम अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्दी और फिर जो बगराम एयरबेस की हवालगी का मुतालबा कर रहा है अमेरिका बार बार, और तालिबान का रद्द-ए-अमल, उस मौजू पे हमारी अभी तफसील से बात हुई अब्दुल बासित साहब से। तो अमीर मुकाम साहब भी इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमीर मुकाम साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये ट्रंप बार बार बगराम एयरबेस मांग रहे हैं, तालिबान तो ना कर रहे हैं, क्या दोबारा हम यहाँ पे एक बड़ी लड़ाई देखेंगे? मैं कोई इस तरह आई डोंट नो, वो उनको पता होगा, अफगानिस्तान वाले हुकूमत को पता होगा ट्रंप को कि उनके दरमियान क्या बातचीत हो रही है। मेरे इल्म में इस तरह कोई चीज है नहीं जो मैं अगर इस पर बात करूं तो मुनासिब नहीं होगा। ठीक। और सिर्फ आपने बात लड़ाई की तो मैं कहता हूँ लड़ाई उनके आकर सपने दे गए कि इससे कुछ इतना माजी में भी हासिल नहीं हुआ और फिर भी हासिल नहीं हुआ। जो तालिबान है वो रद्द-ए-अमल में कह रहे हैं जी कि आपने दोहा मुआहिदा हमसे किया था जिसके मुताबिक ये तय हुआ था कि हमारी सरजमीन की सालमियत का एहतराम किया जाएगा और हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो पाकिस्तान को भी तो यही शिकायत है ना जी अफगान हुकूमत से कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। ये तो हम तो डे वन से कहते हैं कि किसी की सरजमीन भी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और खसूसन अफगानिस्तान पाकिस्तान का इशू भी है और एक बरादराना ताल्लुकात भी है और एक ही लोग आर पार पढ़ के रहते हैं। उसी दिन भी मैं जब उनको ज़लज़ला है और सामान डोर कर रहा था तो हम बॉर्डर पर अफगान हुकाम से भी बातचीत हुई और मैं ये भी कहा कि हमारी भी आपकी हर मुश्किल में भी हम शरीक है, आपके खुशी में भी शरीक होना चाहिए, आपको भी ये रियलाइज कर लेना चाहिए। तो कम अज कम एटलीस्ट हमारे एक दूसरे के खिलाफ हमारी सरजमीन अगर अच्छाई के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म भी गए हुए हैं अमेरिका, ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है, फिर सऊदी अरब के साथ भी मुआहिदा हुआ, पार्लियामान में भी इस पर बात होने जा रही है 29 सितंबर से। क्या तवक्को है सर आपको ये प्राइम मिनिस्टर के रिसेंट दौरे से? मतलब तो जाहिर बात है उसके नताइज और सारे कौम के सामने है,
जो हमारे कोई अवाम हुकुमान में नहीं था कि जिस तरह उनकी पजराई हुई, जिस तरह प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह मुआहदात हुए, तो ये पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुशी का लम्हा है, और पाकिस्तान के लिए भी और सऊदीन के लिए भी और उम्मत मुस्लिम के लिए भी इंशाअल्लाह ताला नेक शगुन साबित हो। ये तो बात खुशाइंद है ही, अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन सर क्रिकेट के मैदानों में भी अजीब हो रहा है ना, बार बार हम हार रहे हैं और अजीबोगरीब सूरत हाल का हमें सामना है। क्रिकेट टीम का क्या हाल कर दिया गया है सर? तो दुख हुआ होगा आपको? तो मैं दुख नहीं, आप देखें ना, आप एक आम शहरी भी हैं, आप एक सियासतदान भी, आप एक वजीर भी हैं। ठीक है, आपकी हुकूमत है और उसके अंदर पीसीबी और टीम है, लेकिन सच्ची बात यह कि दुख तो आपको भी हुआ होगा कि ऐसी क्रिकेट तो हमारी कभी नहीं थी। बिल्कुल, मैं उस दिन वही जो आपकी मीडिया की टीम है और उसका मुकाबला तो सीडी है, और इब्तिदाई मैच था और जीव के दरमियान हामिद मीर साहब भी थे, सारे साहब ही, मैंने उसके इफ्तिताह कर दिया पूरे टूर्नामेंट का। वही भी मुझे सवाल किया गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि हम दुआ कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब के लिए, वो तो निगरान टीम भी अच्छा साबित हुआ और मिनिस्टर भी अच्छा इंटीरियर साबित हुआ। क्रिकेट में कोई पता नहीं है कि क्यों उसको कामयाबियां नहीं होती। तो मैंने कहा हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसी फील्ड में उनको कामयाबी दे कि कौम को खुशी कोई एंजॉय करे और उनको खुशी। एक तरफ मैंने कहा सऊदी में इतना कामयाब दौरे पर पाकिस्तानी जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह जो क्रिकेट के शायकीन है उनको मायूसी हो रही है। तो हमारी दुआ है कि ये मायूसी अभी खत्म। चलें जी, अगर दुआ तक की बात आ गई है तो फिर हम भी दुआ में हिस्सा डालते हैं। बहुत शुक्रिया अभी तक आपके वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।